हेलो, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। मैं धर्मेंद्र आप सभी का अनंत एजुकेशन में दोस्तों स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने प्लेटफॉर्म बनाया है आप सभी के लिए सेंट्रल एग्जाम की जो वैकेंसीज हैं, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो रेलवे हो या दिल्ली पुलिस हो, आने वाले जितने भी एग्जाम्स हो सबके लिए हम लोग फ्री यहाँ पर जो भी कंटेंट है आप लोगों के लिए डालेंगे, तो आप आराम से उन कंटेंट को पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको हमारे पेड कोर्सेज पसंद है, मतलब आपको हमारे कोर्सेज पसंद है, तो आप हमारे पेड कोर्सेज भी ले सकते हैं। इसके लिए आपको प्ले स्टोर से आप हमारी ऐप अनंत एजुकेशन को डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। साथ ही वहां से आपको अपनी चॉइस का जो भी कोर्स लेना चाहें ले सकते हैं। उससे पहले अगर आप चाहें तो हमारे डेमो लेक्चर्स को उनको देख सकते हैं। और इसके अलावा हमारे एक दूसरा चैनल भी है धर्मेंद्र सर में, जिसपे हम राजस्थान से रिलेटेड यानी राजस्थान में जितने भी एग्जाम्स हमारे आते हैं उन सभी को हम वहां पर कवर करते हैं। दोस्तों, अभी इस प्लेटफॉर्म पे हम केवल मैथ सब्जेक्ट को लेकर बात करें, धीरे धीरे हम रीजनिंग और अदर सब्जेक्ट को लेकर भी हम लोग यहाँ पर कंटिन्यू साथ में रहेंगे। तो मैं उम्मीद करूंगा कि जैसे जैसे जो एग्जाम्स अब होते जाएंगे उन सभी के सॉल्यूशन आपको यहाँ पर इस चैनल पे लाइव करवाए जाएंगे या रिकॉर्डेड डाले जाएंगे, तो आप उनके सॉल्यूशन देख सकते हैं कि कैसे उन क्वेश्चंस को हम फास्ट तरीके से कर सकते हैं। कभी किसी के आंसर की आती, कहीं कोई डाउट रहता है तो हम उसका सॉल्यूशन यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराएंगे। चलिए, तो मैं आप उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो बिल्कुल डेफिनेटली पसंद आएगा। आज हम बात करेंगे एसएससी एमटी 2023 में 6/9/2023 को पूछे गए शिफ्ट फर्स्ट के सभी क्वेश्चन के बारे में। इसमें शिफ्ट सेकंड और थर्ड दोनों वीडियो आपको साथ में अवेलेबल होंगे। साथ ही आपको पीडीएफ अगर चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ दोस्तों मिल जाएगी। तो स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन के साथ बिना टाइम खराब करिए हुए। तो दो संख्याओं का अनुपात 2:5 है, उनका लघुत्तम समापवर्त 80 और संख्याएं ज्ञात कीजिए, आपसे पूछ रहा है। तो दो संख्याओं का अनुपात क्या है बेटा? 2:5 आपको बोला गया है। और उनका एलसीएम कितना है बेटा? 80 दे रखा है, संख्याएं ज्ञात करनी है। तो बेटा आपको पता है कि संख्याओं का एलसीएम कितना होता है? जैसे हमने बोला 2 गुणा 5 गुणा उनका एचसीएफ, ठीक है, बराबर एलसीएम होता है। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अगर वैसे हम बात करें, ये अनुपात की बात कर रहा हूं, 2 गुणा 5 अनुपात का गुणनफल होना चाहिए। तो यहां पर एलसीएम कितना है बेटा? एलसीएम अगर 80 है अपने पास, तो यहां पर आप देखिए 2 गुणा 5 गुणा एचसीएफ अगर हम निकालेंगे, यानी कॉमन नंबर दोनों में क्या है वो निकालेंगे, तो ये हो गया कितनी बार कट गया? 10 से कट गया कितनी बार? 8 बार। तो बेटा एचसीएफ जो आया हमारे पास नंबर्स का वो आया 8, और इसका मतलब संख्याएं जो होंगी 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40, यानी जो संख्याएं हैं बेटा 16 और 40, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। तो ये देखो सॉल्यूशन आपको बड़े शानदार शानदार बताए जाएंगे, यानी जिसको हम कम कम समय में कर सकते हैं, उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि सुरजीत अकेले एक काम को 8 दिनों में पूरा कर सकता है और मंजीत अकेले उसी काम को 6 दिनों में पूरा कर सकता है। सुरजीत और मंजीत बारी बारी से एक दिन छोड़ के काम करते हैं। देखो हर शिफ्ट में इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। पहले सुरजीत ने काम शुरू किया तो काम कितने दिनों में पूरा हुआ? सुरजीत को मैं लिख देता हूं एस, ठीक है, जिसको 8 लिखा, और मंजीत को मैंने लिख दिया बच्चों यहां पर 6। एलसीएम लिया, एलसीएम कितना है? 24 हमारे पास है। एलसीएम कितना है बेटा? 24 हमारे पास है। और अगर हम देखें लघुत्तम आएगा 3, मतलब भाग जाएगा 3 बार, यानी कार्यक्षमता 3 और इसकी 4 कार्यक्षमता। तो पहले दिन आपने काम किससे कराया? सुरजीत से। डे फर्स्ट आया सुरजीत और उसने काम किया बच्चों 3। डे सेकंड कौन आया? डे सेकंड आया मंजीत, जिसने काम किया 4। डे थर्ड कौन आया? वापस से सुरजीत आया, उसने काम किया 3। फिर डे फोर्थ कौन आया? मंजीत, उसने काम किया 4। तो हर 2 दिन का काम बच्चों क्या है यहाँ पर? समान है। 2 दिन का काम क्या है मेरे भाई? यहाँ पर समान है। तो हम इसको बोलते हैं एक साइकिल। और एक साइकिल के हिसाब से अगर हम बात करें तो एक साइकिल में आपको लग रहे हैं दिन 2 और काम हो रहा है 7। तो आपको यहां पर देखो समझना इस बात को कि यहां पर आपको एक साइकिल में 2 दिन लग रहे हैं और 7 काम हो रहा है। अब 7 का भाग लगाओ सीधे 24 में, तो 3 साइकिल आपको चलानी पड़ेगी। जी हाँ, तो 3 साइकिल आप चलाएंगे और 6 दिन आपको लगेंगे और काम हो जाएगा 21। यानी एक साइकिल में अगर आपको 7 काम करना है तो बेटा 21 काम करने के लिए 3 साइकिल आपको चलानी पड़ेगी। और एक साइकिल में आपको 2 दिन लग रहे हैं तो 3 साइकिल में 6 दिन लगेंगे। अब 21 काम आपने कर लिया है, 24 काम करना है, बचा 3 काम। अब 3 काम जो है बेटा वो कौन करेगा? वो सुरजीत आएगा वापस से, वो करेगा। तो दिन कौन सा हो गया? 7th डे हो गया। काम पूरा पूरा 24 हो चुका है। चलिए, तो एलसीएम आप कुछ भी लीजिए, प्रोसेस आपका यही रहेगा। तो आंसर कौन सा आएगा इसका? 2 इसका राइट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं 2 में कितना आंसर आया बेटा? यहाँ पर आया 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है वो पढ़ते हैं। वो कह रहा है कि ए अपनी दैनिक आय का 20% खर्च करता है, यदि उसका व्यय कितना है? 250 रुपए है। क्या है बेटा? 250 रुपए। तो उसकी दैनिक आय क्या है? देखो ये दैनिक आय का 20% खर्च कर रहा है और वो बोला यदि व्यय 250, देखो खर्च और व्यय बात एक ही होती है यहाँ पर, ठीक है, और 20% खर्च कर रहा है। तो अगर मान के चलें इनकम जो भी हमारे पास आई, इनकम आई, उसका 20% अगर आपने खर्च किया, जिसका मान आपको 250 रुपए उसने दिया गया है। 250 का मतलब 1/5 होता है, तो इनकम क्या होगी बच्चों? 250 20 नीचे और 100 ऊपर हमने लिख दिया।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 5 बार कटेगा और 5 से काटा तो 1250 रुपए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इनकम कितनी आई बच्चों? 1250, यानी ऑप्शन डी। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या आया बच्चों? डी इसका करेक्ट जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। और ये पीडीएफ आपको अवेलेबल होगी हमारे चैनल पे, धर्मेंद्र सर मैथ्स टेलीग्राम चैनल है, वहां मिल जाएंगे आपको पीडीएफ। किस केंद्र पर उम्मीदवारों की संख्या सबसे अधिक? चलो आपको केंद्र पूछ रहा है सबसे किसकी, किस में उम्मीदवारों की संख्या। तो यहां पर देखो केंद्र है और आप देख सकते, आप यहाँ पे बोल रहा है सारे अधिकारी हमको देखो दे रखे हैं एक तरह से, क्लर्क, पर्यवेक्षक, परीक्षा, और आपको क्या लिखा हुआ है, क्षेत्राधिकारी आपको दे रखा है। तो सबसे ज्यादा पूछ रहा है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनको चेक करना है। हैदराबाद को चेक करना है, मुंबई को चेक करना है, चेन्नई है अपने पास और कोलकाता है, यानी इसका मतलब बेंगलुरु से कोई लेना नहीं है। तो इन सबको आप क्या करिए, अधिकारी, अधिकारी में क्लर्क, इन सबको जोड़ लीजिए। जोड़ने पर आपको आंसर देखना पड़ेगा। तो 12 और 18 30, 30 और 30 38, 38,200। इसकी बात करें 8 और 10 18 और 6 24, 24,100। इसके बाद हम बात करें यहाँ पर बेंगलुरु, हैदराबाद की बात करते हैं, बेंगलुरु तो है ही नहीं। 10 22 और 7 31, नहीं 22 और 7 29, तो 29,150। ठीक है। 14 और 18 32, 32 और कितना हुआ बेटा ये, 32 और 6 38, 38,620। सबसे ज्यादा किसमें है? 38,620, यानी कोलकाता में। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। तो कैलकुलेशन के ऊपर निर्भर था ये क्वेश्चन, उसके अलावा कुछ करना नहीं है इसके अंदर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? बोल रहा है साधारण ब्याज निकालना है 7 वर्ष के लिए 4%, 5400 पर 7 वर्ष के लिए 4% वार्षिक ब्याज दर से साधारण ब्याज कितना है? तो ऐसा ही बताओ क्या होता है? ऐसा ही होता है, 7 चौक 28% ब्याज होगा किस पर? 5400 पर। तो 5400 का सीधा 28% अगर आप निकालेंगे तो यहां पर कितना आएगा? इकाई अंक से कैलकुलेट करो, इकाई अंक 2 वाला, तो वाला आंसर यानी बी और डी में होगा। और बी और डी में अगर आपको देखना है तो यहां पर देखो नंबर जो होगा 9 का मल्टीपल है, ये 9 का मल्टीपल है क्या? ये 9 का मल्टीपल नहीं है, 9 का मल्टीपल है, बिल्कुल है। तो ऑप्शन डी 1512। बाकी आप चाहें पूरा पूरा सॉल्व करके भी कर सकते हैं। देखो जहां पर मैं बता रहा हूं क्वेश्चन में समय लगना ही नहीं चाहिए, तो वहां क्यों लगाना है? क्या बोल रहा है? त्रिभुज की तीनों भुजाएं 3 4 5, 3 4 5 क्या है? 3 4 5 समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, ट्रिपलेट है आपके पास, परिमाप 24 है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। वैसे अगर हम देखें 3 4 5, परिमाप कितना होगा बेटा इसका? इसका परिमाप होगा हमारे हिसाब से, पहले लिख देता हूं 12, पर दे कितना रखा है? दे रखा है अपने को 24। तो बेटा अगर ये 24 है, अगर इसका 2 गुना करें 24 आता है, तो बेटा इसका 2 गुना कितना हुआ? 6, 2 गुना 8 और 2 गुना 10। क्या समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं? जी हां। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल सीधा क्या होता है? त्रिभुज का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट, चौबीस सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी। तो कुछ कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जहां पर आपको इतना सोचने की जरूरत है ही नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। एक बल्लेबाज 13वीं पारी में 96 रन बनाता है और इस प्रकार उसके औसत में 3 रन की वृद्धि हो जाती है, तो 13 पारियों के बाद उसका औसत क्या होगा? तो बेटा यहां पर आप देखो, पहले तो सम डायरेक्ट करने की बात करें, ठीक है। अब देखो क्या बोला, एक बल्लेबाज 13वीं पारी में, 13वीं पारी में यानी 13 पारी नहीं, 13वीं पारी की ही बात चल रही है बच्चों। और 13वीं पारी में मुझे क्या कहा गया? मुझे कहा गया है कि यहां पर 96 रन बनाता है। कौन सी पारी में? 13वीं पारी में 96 रन बनाता है। तो इस प्रकार उसके औसत में 3 की वृद्धि हो जाती है। 13वीं पारी में 96 रन बनाए, औसत की वृद्धि, 13वीं पारी का औसत पूछ रहा है आपसे। तो अगर हम जैसे मान लो कि 12 पारियां थी, 12 पारी में एवरेज क्या था? एक्स, तो 12x हमारे पास था, प्लस 13वीं पारी में 96 रन बनाए हमने, तो टोटल कितनी पारी हो गई? 13, 13 का भाग लगाया, एवरेज कितना हो गया? x प्लस 3 हमारे पास हो गया। एवरेज कितना हो गया बच्चों? x प्लस 3 हमारे पास हो गया। तो 12x प्लस 96, 13x, 13 39, ये उधर चला जाएगा तो केवल x बचेगा। तो 39 में से अगर 96 घटाएंगे, भाई 39 में से घटाना पड़ेगा, तो 57 हमारे पास बचेगा। सही घटाया क्या? तो अब बोल रहा है कि देखो ये 57 कब था? 12 पारियों का औसत था। तो 13वीं पारी के बाद औसत या 13 पारियों का औसत,
57 3 प्लस 60। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं, आप चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। भाई 13 पारियों में 3 3 की वृद्धि हुई तो 39 की वृद्धि होगी, तो 96 से 39 घटा दो, बचेगा 57। 57 पहले का औसत होगा और 3 बढ़ा के 60 हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। बाकी ऑप्शन में इसको 57 देना चाहिए था गलती कराने के लिए। क्वेश्चन नंबर 8, एक विक्रेता द्वारा अपने माल को 3200 में बेचने पर प्राप्त होने वाला लाभ उसी माल को 3000 में बेचने पर प्राप्त होने वाले लाभ के 7/5 भाग के बराबर है। माल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए, दो अलग अलग कहानी है। जैसे मान लेते हैं सीपी हमारे पास है, आपने जब इसको बेचा पहले कितने में, 32000 में बेचा आपने इसको, और फिर उसके बाद आपने 3000 से किस में बेचा बेटा, 3200 में बेचा। अब यहां पर कह रहा है कि इसका जो लाभ है 3200 का लाभ है, जो उसी माल को बेचने पर हुए लाभ के 7/5 भाग के बराबर है। जो लाभ हुआ उसके साथ कौन से भाग के, जो लाभ है उसके 7/5 भाग के बराबर है। तो एक तरह से अगर हम समझें तो ये 2/5 लाभ ही तो हुआ एक तरह से। भाई अगर मान लो मेरा प्रॉफिट यहां पर अपने पास 5p था, समझना है इसको 5p, तो ये 7p हमारे पास हो गया, है ना। तो बेटा अगर 5p तक हम 3000 बोलते हैं, जबकि 7p तक हम 3200 बोलते हैं, तो अंतर कितना हो गया इसके अंदर, ये देखो 7p हमारे पास पूरा हो गया, मैं इसको 2p लिख देता हूं अभी तो, और ये पूरा 5p हमारे पास हो गया, 7p है ना। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि 2p का मान कितना है बेटा, 2p का मान अपने पास हो गया 3200 माइनस 3000, और वो आएगा 200 रुपए। 2p बराबर 200, तो p का मान होगा 100 रुपए, और p का मान बच्चों 100 रुपए है, तो 5p का मान हो गया, यानी प्रॉफिट एग्जैक्टली था 500 रुपए, यानी 5 गुना 100 अगर हम देखेंगे तो 500 रुपए हमारा प्रॉफिट होगा। तो बेटा कॉस्ट प्राइस क्या होगा, कॉस्ट प्राइस होगा 3000 रुपए हमारा सेलिंग प्राइस है, 500 उसमें प्रॉफिट है, तो बेटा जो हमारे पास कॉस्ट होगा वो होगा 2500 रुपए। क्या होगा, 2500 रुपए, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट जवाब है। तो 8 में क्या आया बेटा, डी इसका राइट आंसर है। चलिए 9 की बात करते हैं। उस सबसे लंबे खंबे की लंबाई क्या है जिसे 24 मीटर 18 मीटर चौड़े और अगर हम बात करें 16 मीटर ऊंचे एक इंडोर स्टेडियम में रखा जा सकता है। उस सबसे लंबे खंबे की लंबाई क्या है। वैसे अगर हम बात करें खंबे की लंबाई, अगर हम देखें तो खंबा तो हो नहीं सकता, वो वैसे पाइप ही बात कर सकते हैं। इंडोर स्टेडियम आपको बोला गया है, तो ये घनाभ बन गया, और घनाभ में विकर्ण आपको निकालना होता है। वैसे तो सबसे लंबी खंबे की बात कर रहा है, तो विकर्ण निकालना ही पड़ेगा। तो इसको आप चाहो तो काटोगे तो 24 का स्क्वायर, कट भी नहीं रहा, ये 2 से कट रहा है, बस सोल्व कर रहे हैं। तो 3 4 5 इसका हो जाएगा 30 आना चाहिए ना, 3 4 5 30, 30 का स्क्वायर, तो एक तो 30 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, 900 प्लस 256 हमारे पास ये आ गया 1156, और 1156 का रूट कितना होता है बेटा, इकाई को देख के बताओ। तो यहां पर 4 किसके में आता है, 6 में आता है 4 के अंदर, या फिर अगर हम बात करें तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, वो नहीं होगा। ऐसे अगर नहीं आता तो 8 का स्क्वायर 64 का इकाई 4 होगा, 36 का 6 होता है, और 34 का होता है। तो यहाँ पर 36 का स्क्वायर तो 1296 होता है, तो बचा कितना 34, तो 34 इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो इसका आंसर कितना है 34 मीटर, ऑप्शन डी। तो 9वें क्वेश्चन में क्या आया बच्चों, डी इसका करेक्ट जवाब है। चलिए 10वां देखते हैं। एक्स 3 मिनट में 8 पेज टाइप कर सकता है, वाई 5 मिनट में 3 पेज टाइप कर सकता है। एक साथ मिलकर काम करते हुए वे 15 मिनट में कितने पेज टाइप कर सकते हैं। 15 मिनट में एक साथ काम करवा रहा है। इस क्वेश्चन को समझो, डायरेक्टली करने की जरूरत नहीं है। एक्स 3 मिनट में 8 पेज, तो अगर आपको 15 मिनट पूछ रहा है, 15 मिनट एक साथ काम कर लो, उससे क्या फर्क पड़ेगा, ये आपकी वैसे भी वो है वर्क एफिशिएंसी है। तो 5 गुना कर दिया तो 8 पंजे 40, यानी 40 पेज तो ये कर लेगा एक्स। और वाई की बात करें तो वाई आपको दे क्या रखा है, वाई दे रखा है यहां पर 5 मिनट 3 पेज, तो वाई अगर 15 मिनट काम करेगा, 3 गुना 3 3 9 पेज, तो टोटल पेजेस एक्स ने किए 40, वाई ने किए 9, 49 पेजेस, यानी ऑप्शन सी। तो ये था तरीका, इसके लिए कुछ भी आपको एक्स्ट्रा लगाना नहीं था दिमाग।
क्वेश्चन नंबर 11, एक निश्चित राशि को एबीसी के बीच 2, 3, 5 के अनुपात में बांटा जाना था। गलती से इसे 5, 2, 7 के नहीं 2, 3, 2, 5, 7 के अनुपात में बांटना था, गलती से ऐसे बांट दिया, तो इस प्रकार बी को 150 रुपए की हानि हुई। तो बताओ बी की धनराशि क्या है, मतलब बी को 150 की हानि, तो कुल धनराशि क्या है। तो देखो एक बात, छोटी सी बात समझो, ए, बी और सी इन तीनों के बीच में एक तरह से 2, 5, 7 यानी 14 रुपए बांटने थे, पर आपने बांट कैसे दिए, 5, 2 और 7, टोटल 14। ये अभी भी दोनों सेम है ना, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यानी बी को पहले कितने मिले थे, 5 रुपए, अब बी को मिलने 2 रुपए, तो डिफरेंस कितना आ गया, 3 का, 3 रुपए का अंतर आ गया। तो 150 रुपए जो है यहां पर 3 के बराबर है और आपको 14 का मान निकालना है। तो टोटल राशि कट गया 50, यानी 700 रुपए टोटल राशि थी, ऑप्शन सी। ऐसे कर सकते हैं चीजों को बहुत सरल। 12, एक पुलिसकर्मी 108 मीटर दूरी से एक चोर को देखता है, चोर भागने लगा, पुलिस का पीछा करता है। यदि चोर पुलिस की चाल आपको दे रखी 21 और 23, पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूर भागना, चोर को कितनी दूर पहले चोर को कितनी दूर भागना होगा, यानी डिस्टेंस जो उसने ट्रेवल किया है पकड़ने से पहले। 108 डिफरेंस तो पहले से ही था, और पहले समय निकालो। तो यहां पर जब पकड़ने का समय, पकड़े जाने में समय जो लगा वो क्या लगा, 108 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने, और सापेक्ष चाल निकाली तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा। 2 को 18/5 नहीं, 2 को 5/18 से गुणा करो, ठीक है, वो मीटर में था। और ये जो सापेक्ष चाल है, क्योंकि एक दिशा में जा रहे हैं, सापेक्ष चाल घट जाएगी, तो बेटा यहां पर कितना आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 5/18 से गुणा किया, ऊपर चला गया। ये हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, समय हमारे पास आ जाएगा। अब इस समय को मुझसे बोल रहा है कि चोर ने कितने टाइम में ट्रेवल किया, 21 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय किया। तो चोर द्वारा तय दूरी 108 गुणा 18/10, ये क्या है अपने पास, समय। चाल क्या है, चाल है अपने पास मीटर में पूछ रहा है, चाल 21 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको 5/18 से फिर गुणा कर लो, ये चोर की चाल है, ठीक है, मीटर पर सेकंड में चली गई। तो देखो 5 से कट गया 2 बार, 18 से 18 गया, 54 ये आ गया। चलो गुणा करो, 21 चौक 84, कैरी 8, 105, 113, यानी इसका मतलब चोर को इतना डिस्टेंस भागना पड़ेगा। कैसे आया, सबसे पहले देखो मैंने समय निकाला सेकंड में, भाई समय जब पकड़ा गया तो चोर कितनी दूरी पर था, 108 तो पहले से ही था। इसका मतलब यह है कि उसकी सापेक्ष चाल होगी 2 किलोमीटर प्रति घंटा, और उसका अगर मैंने भाग लगाया तो 108/2 और यहां पर 5/18 से गुणा किया तो सेकंड में चला गया। अब तय दूरी पूछ रहा है, तो चाल गुणा समय बराबर दूरी, मतलब चाल हमारी 21 थी चोर की और समय हमारा ये था, तो हमने निकाला 1134। यानी कभी कभी क्वेश्चन को देख के से लगता है कि कटने में दिक्कत तो नहीं होगी, पर कटने में दिक्कत नहीं होती बच्चों, अगर आप चीजों को सरल वे में समझ रहे हैं तो। चलिए, ये आपके पास पाई चार्ट दे रखा है, और पाई चार्ट के हिसाब से इस क्वेश्चन को करना है। क्या कह रहा है, यदि विद्यार्थियों द्वारा कुल संख्या 1200 है, या तो विद्यार्थियों की कुल संख्या 1200 है, तो बीएससी में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के बीच का अनुपात कितना है। चलो एक तो बीसीए पूछ रहा है, पहले है बीसीए 12% और उसके बाद बीएससी 18%, दोनों परसेंटेज में है, कोई दिक्कत ही नहीं है, तो 2:3 आ गया आंसर। 1200 कैसे कैलकुलेट होंगे, इसलिए डरने की जरूरत है ही नहीं, कहीं करने की जरूरत है ही नहीं, कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, 4 किताबें और 8 कलमें तो 60 रुपए में खरीदी जाती है। किताब का मूल्य, औसत मूल्य 35 रुपए है, तो एक कलम का औसत मूल्य क्या होगा। तो कलम का मूल्य x मान लेते हैं, 4 किताबें, एक किताब का कितना है बेटा 35, x गुणा एक कलम का कितना है, कलम अपने पास 8 है, एक कलम का x है, तो 8 गुणा x, जिसका मान 260 आपको दिया गया है। तो 35 गुणा 4 140, 260 माइनस 140 यानी 120, कितना आया, ऑप्शन डी 15।
तो 4 में क्या आंसर है बेटा, डी 15, यानी इसका मतलब है कि एक कलम का मूल्य क्या हुआ, 15 रुपए। और वैसे भी एक लिखो या औसत से कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि औसत अपने आप में एक ही होता है। एक कक्षा में 20 छात्रों का औसत वजन कितना है, 30.5 किलोग्राम। कक्षा में 6 नए छात्रों के शामिल होने के बाद इनका औसत वजन 2 किलोग्राम बढ़ जाता है। कक्षा में शामिल होने 6 छात्रों का औसत वजन ज्ञात कीजिए। देखो एलिगेशन से कर सकते हैं। पहले एक ग्रुप था 30.5 का, बाद में एवरेज बढ़ गया 2 किलोग्राम, 32.5 हो गया, ये लिखा हुआ है ऐसा। नए छात्रों का वजन मुझे नहीं पता, मैंने ग्रुप खाली छोड़ दिया, घटाया तो ये आ गया 2, ये मुझे नहीं पता। आपसे पूछ रहा है 6 छात्र तो ये थे, और ये छात्र ऑलरेडी कितने थे, 20 छात्र थे। ठीक है, अभी ध्यान रखना इस बात को कि यहां पर आपको एक एक पॉइंट को कवर करना है, पॉइंटों में आंसर जाएगा। इसलिए बेटा देखो, कक्षा के 20 छात्र पहले से थे जिनका वजन दे रखा है आपको, और यहां पर हम बात करें 6 नए छात्र आ जाएंगे तो वजन कितना होगा, 2 किलोग्राम बढ़ गया औसत बार, तो 32 पॉइंट ही हो गया। अगर आप देखोगे तो यहां पर देखो डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 आ रहा है अपने पास, और इस 2 का मान अपने पास क्या है, यहां पर 6 है। तो 2 का मान अगर 6 है तो यहां पर देखो 3 गुना दिख रहा है, तो ये 3 गुना किसका होगा, 20/3 का। तो यहां पर 20/3 हमारे पास आएगा, पॉइंटों में आएगा। इसको यहां पर हम क्या करेंगे, इसमें बड़ा होगा तो जुड़ जाएगा दोनों, तो 32.5 प्लस 20/3 सॉल्व करेंगे तो एग्जैक्ट नहीं आएगा, वो जो भी आएगा हमारे पास ये होगा 97.5 प्लस 20/3, तो 117.5 अपॉन 3, तो 39.1। ठीक है, लगभग 2 के आसपास जाएगा, तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर है। तो ऐसे कर सकते हैं। देखो आप इसको और करने के तरीके क्या है, जैसे टोटल वजन की बात करें, 20 छात्रों का कितना है, एवरेज 30.5 है, पॉइंट से 0 काट दो, ये हो गया 610। ठीक है, उसके बाद हम बात करें 6 नए छात्र आ गए, 26 हो गए, एवरेज कितना है उसका, 2 किलोग्राम वजन बढ़ गया है, तो 32.5 हमारे पास हो गया, यही है। तो 26 पंजे 130, पॉइंट हट गया, 0 कट गया, 30 का मतलब कैरी 13 हो गया हमारे पास। ठीक है, कैरी 13, 26 दूनी 52, 52 और 13 कितना होता है, तो 52 और 13 हमारे पास 65, कैरी 6, 26 से 78, 78 और 6 अगर हम देखें तो 84, 84, तो डिफरेंस कितना आ गया, डिफरेंस आ गया 235। कितना आ गया, 235, और 235 जो है बेटा वो कितने का है, 6 का। अगर क्वेश्चन में डेटा यही था तो डेफिनेटली 6 3 18, 18 का मतलब कितना बचा, 5, 6 नाम 54, तो वही हमारे पास क्या बचा, आपकी बार 1 बचा, तो 1/6 यानी उसी फॉर्म में आ रहा है अपने पास, वही 1 आ रहा है, 39.1, यानी ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। तो देखो क्वेश्चन की वैल्यूज अगर सही है, हमने जो पढ़ा उसके हिसाब से, तो यही इसका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, एक किताब को किसी मूल्य पर बेचने पर अंकिता को 10% का लाभ होता है। यदि किताब को दुगने मूल्य पर बेचा जाता है तो अंकिता के लिए लाभ परसेंट क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, क्या बोल रहा है, किसी किताब को बेचने पर 10% का लाभ हो रहा है, यदि किताब को दुगने मूल्य पर बेचा जाए तो अंकिता को लाभ परसेंट क्या होगा। सीधा दे रखा है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य अगर 100 रुपये था तो लाभ हुआ हमारे पास 10%, यानी विक्रय मूल्य 110। लेकिन वो सेकंड केस में बोल रहा है कि अगर क्रय मूल्य वही और विक्रय मूल्य अगर हमने डबल कर दिया, विक्रय मूल्य की अगर दुगना कर दिया तो 100 का दुगना, ये 100 का 100 और विक्रय मूल्य डबल कर 220, तो यहाँ पे प्रॉफिट हुआ बेटा 120 का, तो प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, 120%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 बी। 17, 1.5, 4.8 और 8 का चतुर्थानुपाती ज्ञात करो। चतुर्थानुपाती यानी चौथी पोजीशन, 1.5 अनुपात 4.8 समानुपात x, मतलब 8:x चतुर्थानुपाती है। और आपको पता होना चाहिए फर्स्ट गुणा लास्ट बराबर बीच वाले दोनों का गुणनफल। 4.8 गुणा 8 बटा 1.5, पॉइंट से पॉइंट चला गया, 3 से काटा 16 बार, 3 से काटा 5 बार, 16 8 128 बटे 5, 200 ऊपर नीचे गुणा कर दो तो 25.6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन सी, कैलकुलेशन करनी है बस। 18, समान लंबाई की 2 रेलगाड़ी समांतर पटरियों पर एक दिशा में, समान दिशा में 36 और 54 की चाल से चल रही है। तेज गति की रेलगाड़ी धीमी गति रेलगाड़ी को 48 सेकंड में पार कर जाती है।
प्रत्येक रड की लंबाई कितनी होगी, और समान लंबाई आपको बोल रहा है, तो मैं लगा लंबाई L मान लेता हूं, तो वो 2L दूरी तय करती हैं। सापेक्ष चाल कितनी है उनकी, 54 माइनस 36। भाई दोनों ने कितनी एक दूसरे को जब क्रॉस किया, उन्होंने जब मतलब तेज वाले ने धीमे वाले को क्रॉस किया, तो उसकी लंबाई प्लस खुद की लंबाई तय की होगी। तो यहां पर 2L बराबर 54 माइनस 36, ये सापेक्ष चाल, गुणा 5/18 जो कि वो मीटर में है, और कितना समय लेके 48 सेकंड में इसको तय किया है। तो 2L बराबर 18 गुणा 5/18 गुणा 48, कट गया, L का मान आ गया 5 गुणा 48 बटा 2, 120 मीटर इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 19, 72,200 की धनराशि पर 1.5 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित, चलो यहां पर अर्धवार्षिक रूप से संयोजित बोला है, संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज और समान धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज के बीच का अंतर क्या होगा। तो दो अलग अलग केसेस हैं, राशि दोनों में सेम है, ठीक है। अब सबसे पहले देखो सिंपल इंटरेस्ट को देखेंगे, अगर हम देख लेते हैं पहले, तो ऐसा ही कितना मिलेगा, 5% 3 साल 15%। पर एक छोटी सी बात, ऊपर जब आप अर्धवार्षिक रूप से बात कर रहे हो ना, चक्रवृद्धि ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज किससे, अर्धवार्षिक रूप से। तो बेटा आपकी बार अर्धवार्षिक रूप से रेट क्या हो जाएगी, आधी, यानी 10/2 यानी 5%, और जो एन हो जाएगा 1.5 साल में कितनी बार, 3 बार ब्याज मिलेगा। क्यों, अरे हर 6 महीने में मिलेगा ना। हर अर्धवार्षिक का मतलब क्या होता है, अर्धवार्षिक का मतलब हर 6 महीने में आपको ब्याज मिलना होता है, इसलिए तो 5% से 3 बार ब्याज मिलेगा। वैसे आप डायरेक्टली सीएसए का फॉर्मूले का 3 साल का निकाल सकते हो, यहाँ पर आंसर उससे निकल कर आ जाएगा, लेकिन चलो मेथड सीख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो 15% वो मिला, और सीआई कितना मिलेगा वो निकालते हैं। तो 5 को 3 बार 15 तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस 25 गुणा 3 बटा 100 प्लस 125 बटा 1000, 10,000, तो इसका आएगा वैल्यू 15.7625%। आपके दिमाग में ये होगा सर ये आया कैसे है, तो देखो 5 5 5 3 बार मिलेगा, तो डायरेक्ट 3 का जो सबमिशन का फॉर्मूला होता है 5 5 5, फिर 5 गुणा 5 25 प्लस 5 गुणा 5 25 प्लस 5 गुणा 5 25 बटा 100, फिर प्लस तीनों को गुणा करेंगे, 5 गुणा 5 गुणा 5 10,000, तो इससे निकाल सकते हैं आप। चलो यहां पर देखो डिफरेंस चेक करो, 15% तो इसको मिल रहा है और इसको मिल रहा है 15.76, मतलब 0.7625%। तो यहां पर डिफरेंस की अगर हम बात करें तो सीधा प्रिंसिपल पे कितना मिलेगा, प्रिंसिपल है 72,000, 0.7625%, परसेंट का मतलब बटे में 100, ठीक है। और यहां पे अगर पॉइंट हटाएंगे आप तो बेटा 10,000 हमारे पास नीचे आ जाएगा। चलो 3 0 2 1 3 0 चली गई, और कुछ कट रहा है क्या, 4 से कटा 18 बार, 4 से कटा 250 बार, सही है ना, या फिर 9 बार और 125 बार। 125 का डायरेक्ट पढ़ा आता है तो वो लगा दीजिए, 125 का लगाओगे तो 125 5, 125 5 क्या, 125 का भाग लगाओ कितने बार, 150, तो 25 5 ही जाएगा, 51, तो 4 5 नम 45, एक मिनट, ये 5 बार नहीं जाएगा, ये 6 बार जाएगा, ये 61 बार, तो 549, ठीक है। तो 549 ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। तो इस तरह से इसको सरल कर सकते थे, कैलकुलेशन थी अपनी अपनी, देखो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते थे। ये तो कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, व्यंजक का सरल मान पूछ रहा है। सबसे पहले इसको अलग डिवाइड करोगे, चलिए एक डिवाइड ये हमारे पास होगा,
करें, चलो 45 का 45 माइनस 22/2 यानी 11 प्लस 12 70/35 यानी 2 0.4/0.8 यानी 1/2 आधा प्लस 1.5 में जब इसका भाग लगा तो 0.5 प्लस 1 तो 45 माइनस 11 प्लस 12 प्लस 2 प्लस आधा प्लस 1 जोड़ लो इसको 12 11 1 बच गया हमारे पास तो 45 46 और 2 48 49 50 क्वेश्चन 20 में 50 इसका राइट आंसर है। तो इस तरह से दोस्तों हमने जो शिफ्ट फर्स्ट के क्वेश्चन थे हमारे 20 वो हमने कर लिए, कैसे आपसे पूछे गए हमने देखे। और अब हम आगे बात करेंगे बेटा यहाँ पर शिफ्ट सेकंड के क्वेश्चनों को लेकर, और कंटिन्यू करिएगा इस वीडियो में। अगर आपको पसंद आ रहा है तो डेफिनेटली आप आगे शेयर करिएगा। और यहाँ पे सीधा क्वेश्चन हमारा इससे स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले ऑफ का प्रयोग, एरा ऑफ और कहीं ऑफ नहीं है, ठीक है। 15 डिवाइड बाय 15 क्योंकि ऑफ का मतलब गुणा होता है, गुणा 4 प्लस 8 डिवाइड बाय 12 ऑफ 12 चौक 48, ठीक है। चलो भिन्न में जा सकता है, गुणा 12 माइनस 4 डिवाइड बाय 5 गुणा 20। अब मैंने डिवाइड को जिंदा रखा है तो देखो 15/15 लिख दो इसको, गुणा 4 प्लस 8/48 गुणा 12 माइनस 4/5 गुणा 20। ये 4 बच गया, ये 4, ये हो गया 2 और ये 5, तो 4 प्लस 2 माइनस 16 तो आंसर आया माइनस का 10। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या आया बच्चों, सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक निश्चित राशि पर 15% वार्षिक दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज समान धनराशि पर समान ब्याज दर से 6 वर्षों के साधारण ब्याज से 4500 रुपये कम है, तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। देखो पहला केस देखो यहाँ पर 15% से 4 साल का ब्याज कितना होगा 60%, और समान धनराशि समान ब्याज दर पर 15% से अगर 6 साल का ब्याज निकालूंगा तो 90%, यानी सीधा सीधा दो वर्ष का अंतर आ रहा है। तो अंतर कितना आ रहा है 30%, और 30% डिफरेंस है जो कि 4500 के बराबर है। तो प्रिंसिपल बराबर 4500, अगर 30% के बच्चों बराबर है तो मुझे 100% का मान निकालना है। तो 1 जीरो कट गई, 150, तो 15,000 रुपए इसका प्रिंसिपल आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 में भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, समान धारिता वाले 2 पात्र दूध और पानी के मिश्रण से भरे हुए हैं। समान धारिता कैपेसिटी है, यानी मात्रा समान है। पहले पात्र में दूध और पानी का अनुपात 3:11 है। चलिए मिल्क और वाटर का रेशो क्या है 3:11 है, यानी टोटल 14 हो गया। फिर दूसरे पात्र में 9:11 है, टोटल 20 हो गया। ये पात्र फर्स्ट और सेकंड समान मात्रा बोल रहा है और दोनों को पात्र में मिलाया जाता है तो परिणामी पात्र में आपसे पूछ रहा है। तो परिणामी पात्र में आपसे पूछ रहा है दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, मुझसे पूछ रहा है। कर पाएंगे इस क्वेश्चन को? चलिए लगाते हैं हिसाब किताब। तो देखो यहां पर समान नहीं है, तो समान करने के लिए ऊपर 10 से और नीचे 7 से गुणा करो। ऊपर 10 से पूरे को, नीचे वाले को 7 से गुणा करो। चलो मैं नीचे लिख देता हूं उनका रेशो। तो फर्स्ट में 10 दिया 30 हमारे पास हो गया, 110 हमारे पास ये हो गया मिल्क और वाटर। और सेकंड वाले में नीचे अगर मैंने गुणा किया 7 से, 7 नाम 63 और 77, तो 140 ये 140 ये दोनों को मिलाया तो जोड़ा तो कितना होगा 93 हमारे पास ये हो गया, और 187 हमारे पास ये हो गया, यानी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या आया बच्चों, ए इसका राइट आंसर है। चलिए फोर्थ की बात करते हैं। फोर्थ क्या है, एक आदमी 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक निश्चित दूरी तय करने में 30 मिनट का समय लेता है, और यदि वह 16 किलोमीटर की चाल से चलता है तो उसकी दूरी में कितने मिनटों में तय करेगा। अब बताओ क्या करोगे, दोनों दूरियां बराबर है। तो पहले उसने 8 की चाल से 30 मिनट का मतलब 30/60 एक घंटे में लिख दिया, बराबर जो दूरी तय की वही दूरी अगर वो 16 की चाल से तय करता है तो टी मिनट का समय लेता है,
ठीक है, 60 से 60 कट गया, 8 से कट गया 2 बार, तो इसका आंसर आएगा बेटा 15 मिनट, यानी टी बराबर 15 मिनट में वह दूरी। तो कुछ क्वेश्चन तो देखो, अगर आप चाहो तो पहले दूरी निकालो फिर दूरी में भाग लगाओ, कोई मतलब नहीं है, चीज एक ही है। एक घन के किनारे में 30% की वृद्धि, किनारे मतलब भुजा में 30% की वृद्धि की जाती है, इसके पृष्ठीय में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? टोटल सक्सेसिव निकाल सकते हैं इसका, 30 पहली भुजा में, 30 दूसरी भुजा में, 30 गुणा 30 बटा 100 आपको करना है, तो होगा 69%। फिर पांचों क्वेश्चन में क्या आया बेटा? ए इसका राइट आंसर है। चलिए छठा, ए और बी एक काम को 5 से 1/3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले इस काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है, और क्या कह रहा है देखो, ए और दोनों मिलकर तो 16/3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ओके, अकेला ए इसको 8 दिन में कर सकता है, तो क्या बोल रहा है, अगर ए और बी बारी बारी से पूरा करें, ठीक है, और बी पहले दिन काम की शुरुआत करे तो काम कितने दिन में पूरा होगा? पहले टोटल काम बोल रहा है, तो पहले देखो यहां से कार्यक्षमता निकालो, ए प्लस बी अगर हम देखें तो 16/3 दिन में ले रहा है काम करने में, और जबकि ए अकेला उसको 8 दिन में पूरा कर रहा है। लघुत्तम आया 16, भाग लगाया 3, भाग लगाया 2। समझो इस बात को, ए प्लस बी की कार्यक्षमता 3 है, ए प्लस बी की कार्यक्षमता 3 है, ए की कार्यक्षमता 2 है, तो बच्चों बताओ अकेले बी की कार्यक्षमता कितनी आएगी? तो आप बोलोगे सर 1, बिल्कुल। अब पहले दिन हमने बी को बुलाया, बी काम करा 1, दूसरे दिन कौन आया? ए, काम कितना किया? 2, तीसरे दिन कौन आया? तीसरे दिन फिर आया बी, काम कितना किया? 1, चौथे दिन कौन आया? ए, यहां पर काम किया 2, तो हर 2 दिन में काम क्या है बच्चों? समान है, तो इसको हमने क्या नाम दिया? एक साइकिल नाम दिया। तो एक साइकिल अगर हम देखते हैं, देखो हर शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, 2 दिन काम कितना? 3 काम। अब 3 का भाग लगाया 16 में, तो कितनी बार जाएगा? 5 बार, तो 5 साइकिल, 5 दूनी 10 दिन, 5 या 15 दिन, 15 काम। तो बच्चों काम कितना करना है? काम करना है 16, 15 हो चुका है, और बी वापस आएगा, तो बी यानी 10 के बाद 11वां दिन अकेला लेगा और पूरा काम कर देगा, यानी 16 काम वो फिनिश कर देगा। तो डी में क्या आया? 11 दिन। तो देखो प्रोसेस चेंज हो गया, अगर वैसे काम कर रहा था तो समय इतना लग रहा था, अब ऐसे काम करवा रहे हैं तो समय इतना लग रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, किसी वस्तु के क्रय मूल्य पर 25% का लाभ होता है तो उसके विक्रय मूल्य पर परिकलित किए गए लाभ परसेंट क्या होगा? सीपी और एसपी का रेशियो निकालो पहले तो 25% का मतलब 4 पर 1 रुपए का लाभ यानी 5। तो अब वो बोल रहा है विक्रय मूल्य पर कितना निकाला, तो एक विक्रय मूल्य पर लाभ हो रहा है 1 रुपए, 5 गुणा 100, तो विक्रय मूल्य पर लाभ हुआ 20%। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या आया बेटा? ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, किस वार्षिक ब्याज दर पर 6400 रुपए की धनराशि पर 2 वर्षों में 1344 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होता है? चलिए ये सीआई वाला क्वेश्चन है, 2 साल बोला है, तो देखो सबसे पहली बात तो 6400 रुपए मूलधन है, मिश्रधन यानी ब्याज ये है, चक्रवृद्धि ब्याज है, तो मिश्रधन कितना होगा बेटा इसका? अगर मैं जोड़ूंगा तो 7744। चलिए अगर आपको स्क्वायर याद हो तो ठीक है, नहीं तो काट लो इसको। जैसे अगर इसको काटते हैं हम 16 से काटते हैं, 4 से काट लेते हैं पहले, 4 से काटा 1600, 4 से काटा 4 एकम 4, कितना बचा? 3, 4 नाम 36, 1 बचा, 4 दूनी 4 3 12 है ना, और कितना बचा भाई? दोबारा देख लो, 4 एकम 4, 1976, 1 बचा, 4 3 12, 4 6 24, ठीक है, तो ये आ गया। अभी भी ये 4 से कट रहा है क्योंकि स्क्वायर में लेकर जाना है आपको, वैसे स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, अगर आपको याद नहीं है तो बात अलग है। ये पूरा पूरा स्क्वायर ऑलरेडी होता है। ये किसका स्क्वायर है बेटा? ये 44 का स्क्वायर है, और ये किसका स्क्वायर है? 40 का स्क्वायर है। मैं लिख देता हूं, चलो, ये 40 का स्क्वायर और 44 का स्क्वायर है, और अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो अंतर आ रहा है वो अंतर आ रहा है 4 रुपए का, और 4 का अंतर अगर निकालेंगे तो 40 पर आ रहा है, तो 4/40 गुणा 100 आप करेंगे तो बेटा यहाँ पर 10% रेट आपकी निकल कर आ जाएगी। तो बताओ किस ब्याज दर से? वार्षिक रूप से बोल रहा है, तो ए यानी 10% इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, चलिए आपको चार्ट दे रखा है यहाँ पर, और इस चार्ट के बेस पर आपको निकालना है। निम्नलिखित वृत्त आरेख में एक परिवार के अलग अलग मदों पर भोजन, किराया, शिक्षा, दान और ये आपको दे रखे हैं। लिखा हुआ फूड, रेंट, एजुकेशन, चैरिटी एंड सेविंग्स के बजट को दर्शाएगा। परिवार का कुल 9000 रुपए आय है। वृत्त आलेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। जैसे उत्तर दीजिए, मदों जैसे किराया, बचत, भोजन, शिक्षा पर कुल कितना व्यय किया? तो किराया, बचत, भोजन और शिक्षा, यानी यहां पर दान हटा दिया,
तो चैरिटी को हटा दो, चैरिटी कितना है बेटा, चैरिटी अपना ये वाला 10%, तो इसका मतलब 90% अपन ने क्या किया है, सब पर खर्च किया है। तो 10% निकाल दो, तो 90% यानी 9,000 का 90% अगर आप निकालेंगे, 9 नाम 81, यानी क्वेश्चन नंबर 9 में क्या आया बच्चों, ए इसका करेक्ट जवाब आ गया है। चलिए 10वां क्वेश्चन क्या है, ये लिखा हुआ है P अनुपात Q बराबर 5:2 है, तो P स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, क्यू स्क्वायर प्लस P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो P माइनस क्यू, P का मान कितना है बेटा 5, तो 25 माइनस Q का मान 2, 2 का स्क्वायर 4, 25 प्लस 4, तो 21:29 इसका राइट आंसर हो गया। चलिए 10वें क्वेश्चन में क्या आया, C इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, दो टैंकर में 850 लीटर 650 लीटर तेल है, किसी पात्र की वह अधिकतम क्षमता ज्ञात कीजिए जो उपयोग में की जाने पर दोनों टैंकर के तेल को सटीक संख्या में माप सकता है। HCF निकालना है जो नंबर का भाग जा रहा है, तो 85 और 680 का HCF 170 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि 170 का भाग दोनों में जाएगा, इसके अलावा किसी का भाग नहीं जाएगा। भाई 17 के पाड़े में आ रहा है, 17 5 85, 17 चौक 64, ठीक है, इसलिए 12 ए बी से 25% अधिक है, बी सी से 40% कम है, सी डी से 20% कम है, अधिक है सॉरी। तो आपको यहां पर अनुपात निकालना है, ए बी सी डी, ए फिर बी फिर सी, दूर दो लिखो और फिर डी। तो यहां पर डी को अगर हम मानते हैं 100, तो ए सी बनता है 120, और सी अगर 120 है तो बी सी से 40% कम है, तो बी जो है सी का 100 इसका 40% कम यानी 60%, ये आ गया 72। और ए की अगर बात करें तो ए बी से 25% ज्यादा है, तो 72 से 25% यानी 125 बटा 100, काट लेते हैं इसको, 5/4, 18 चौक 72, ठीक है, तो 90। तो फाइनली 90, 72, 120 और 100, ए जो है डी से कम है, जी हाँ 10, 10 किससे, डी से, डी से बोला 10%, पूरा पूरा जा रहा है। क्रमशः 6, 8 और 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले धातुओं के गोलों को पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया गया। 6, 8, 10 के लिए सीधा आंसर 12 होता है, बट अगर आपको निकालना है तो जो नया गोला है उसका आयतन होगा 4/3 पाई आर क्यूब, वो बराबर होगा इन तीनों गोलों के आयतन के योग के बराबर। 4/3 पाई, एक बार तो 6 का क्यूब, फिर 4/3 पाई कॉमन ले लो, फिर 8 का क्यूब, उसके बाद 10 का क्यूब। 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया, आर क्यूब बराबर 216 प्लस 512 प्लस 1000, 1728 इसका टोटल आ गया। तो आर का मान आ गया हमारे पास 12। डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं, 3, 4, 5 के लिए हमेशा 6 होता है, तो उसका डबल किया 6, 8, 10 के लिए कितना होगा बेटा, वो उसके लिए 12 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, एबीसी क्लब में 88% पुरुष सदस्य हैं, नहीं सदस्य पुरुष हैं और 12% सदस्य महिलाएं हैं। तो बची जो 12% ही है, कॉमन सेंस की बात है। यदि पुरुषों का औसत आयु 25 वर्ष और महिला की औसत आयु 50 वर्ष है, तो सभी की औसत आयु क्या होगी। तो चाहो तो संख्या छोटी कर लो, 4 से काटा 22:3, ये संख्या हमने मान ली। और अगर हम बात करें इसकी पुरुषों की एवरेज आयु कितनी है, 25, तो खुद ही खूब है, ये 25 है और ये 28 नहीं 50 है। एलिगेशन से कर सकते हैं, डिफरेंस जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएगा, बट चलो डायरेक्ट कर लो अगर आपको दिक्कत नहीं है तो। हम मान लेते हैं कि 25 एवरेज अपने पास है, प्लस ये 25 से कितना था, 25 ज्यादा, 25 या 75, 3 गुणा 25 और बटेगा कितने में, सभी में 22 और 3 25 में, तो आएगी 28। कैलकुलेशन है अपनी अपनी, ठीक है। 15, किसी काम को पूरा करने में प्रदीप संदीप से 2 गुना कुशल है। प्रदीप संदीप, संदीप 1 करता है तो ये 2 काम करता है, ये क्या है, वर्क एफिशिएंसी। आगे कह रहा है वो एक साथ काम करते हुए वे एक काम को 28 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक साथ काम कर रहे हैं तो टोटल काम कितना हुआ, टोटल वर्क हुआ हमारे पास
28 दिन में काम पूरा कर रहे हैं और दोनों मिलकर 3 काम करते हैं, तो 28 दिया 84 काम यूनिटों ने किया। अब बोल रहा है प्रदीप अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है, तो प्रदीप का पूछ रहा है। तो बेटा प्रदीप का अगर हम निकालेंगे 84 काम को प्रदीप की स्पीड 2 है तो वो करेगा 42 डेज में। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम आसानी से सरल कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। 16 देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है। 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 13 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर, लाभ परसेंट ज्ञात करिए। तो 10 का सेलिंग प्राइस बराबर 13 का कॉस्ट प्राइस, एसपी अपॉन सीपी बराबर 13/10। तो बेटा लाभ कितना हुआ 3 का, 10 पर तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या आया, ए इसका सही जवाब है। 17 नीचे दी गई तालिका वर्ष 2016 में आयु वर्ग के अनुसार आपको दे रखी है। चलिए कस्बे में 40 वर्ष से कम आयु के 2200 बिलियन लोग हैं। 40 वर्ष से कम, तो 40 से 50 आयु वाले कितने बिलियन लोग होंगे, बिलियन में पूछ रहा है आपसे। ठीक है, परसेंटेज की अगर बात करें तो 40 से कम हम देखें तो ये 40 से कम है हमारे पास, जोड़ो इनको तो ये होगा 31 और 35 कितना होता है 66, और 40 से 50 में 25.77। ठीक है, सॉल्व करना है इसको, कुछ नहीं करना। तो बेटा ये 2200 जो बिलियन लोग हैं वो 66% के बराबर हैं और 25.73 आपको 77 आपको मान निकालना है। तो अगर आप देखोगे तो 3 बार कट जाएगा, ये 2 जीरो पॉइंट से कट जाएगी। 3 का भाग लगाया, 3 8 24, 3 5 15, 3 9 27, 859 ऑप्शन ए। तो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या आया, ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। 18 देखते हैं क्या कह रहा है। रेलगाड़ी ए और बी एक ही समय पर चलना शुरू होती है। रेलगाड़ी ए स्टेशन पी से क्यू तक 50 की चाल से और रेलगाड़ी बी स्टेशन क्यू से पी की और 70 किलोमीटर की चाल से यानी एक दूसरे की ओर आ रही हैं। वे एक दूसरे को 1 घंटे 20 मिनट के बाद पार करती हैं, मतलब मिलती हैं इसका मतलब। ठीक है, एक दूसरे को 1 घंटा 20 मिनट के बाद पार करती हैं। तो पी और क्यू के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। वैसे इस क्वेश्चन में पार नहीं होना चाहिए था, मिलना आना चाहिए था, क्योंकि पार तो भी करेगी नहीं पर, क्योंकि इसमें पार के लिए दूरी आपको लंबाई तो दे नहीं रखी उसने। तो उन्होंने कितनी दूरी तय करी, दूरी बराबर होती है सापेक्षाल गुणा समय। सापेक्षाल हो जाएगी बेटा 50 + 70 किलोमीटर प्रति घंटे में, तो 5/18 से गुणा इसको कर लिया और गुणा आगे अगर हम बात करें तो 1 घंटा 20 मिनट का मतलब है, 1 घंटा 20 मिनट का मतलब क्या होता है ना, 1 घंटा 20 का बटा 20/60, तो 1 ऊपर लिख देता हूं 1 घंटा 20/60, तो ये हो गया 1 से 1/3 यानी 4/3 हमारे पास हो गया। 120 गुणा 5/18, ये कट गया 15 बार। 15 बार नहीं कट रहा, ये पूरा जाएगा क्या किलोमीटर में। अच्छा 1 मिनट, 5/18 से गुणा ही क्यों करना है, किलोमीटर है ना। हाँ भाई, ये सापेक्षाल आ गई, समय है 4/3, बस काम खत्म। तो 120 गुणा 4/3 यानी 160 किलोमीटर। ठीक है, तो ऐसे देख लेना जरूरी है कि क्या बोला गया। 19वां 56 और 14 के बीच का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। तो एमपी हमने पहले भी पढ़ रखा है, 56 गुणा 14, तो 14 इसको निकाल दो, 4 बचेगा, 4 का 2 गुणा 14 यानी 28 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन ए। और ऐसे अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 20 क्या है बेटा, 4 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 58 है। 4 क्रमागत विषम संख्याएं जिनका औसत कितना है बच्चों, जिनका औसत अपने पास 58 है, तो 58 बीचों बीच होगा, क्रमागत है ना इसलिए। 58 के बाद 59, उससे पहले 57, उसके बाद 61 और उससे पहले 55। सब छोटी संख्या पूछ रहा है। तो दोस्तों ऐसे 20 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए। तो ये 20 क्वेश्चन हमसे शिफ्ट सेकंड के थे। इसके बाद कंटिन्यू करते हैं हम लोग शिफ्ट थर्ड के, और वही 20 क्वेश्चन और वो देखते हैं। मैं आपको कहूंगा कि आपको एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन पसंद आ रहे हैं, आप दोस्तों से शेयर करिए और इसके नीचे कमेंट करके बताइए हमें कि किस तरह से आपको सॉल्यूशन लग रहे हैं। चलिए, तो उसके बाद हम मिलते हैं, मतलब कंटिन्यू करते हैं शिफ्ट थर्ड के साथ, और उसके बाद पूरा वीडियो खत्म होने के बाद आप जरूर कमेंट करिएगा। चलिए चलते हैं थर्ड शिफ्ट पे। धन्यवाद।
तो दोस्तों अब हम बात करते हैं शिफ्ट 3 के जो क्वेश्चन थे उनको लेकर बात करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। और पहला क्वेश्चन है कि एक घनाभ के 3 आसन्न फलकों का क्षेत्रफल क्रमशः पी क्यू आर यूनिट स्क्वायर है। क्या पूछ रहा है? इसका आयतन कितना होगा। मुझसे पूछ रहा है इसका आयतन कितना होगा। तो देखो सबसे पहली चीज, ये 3 आसन्न फलक जो होते हैं, वैसे इसको सन्निकट फलक भी बोला जाता है, या फिर ऐसे बोले कि किसी बिंदु से 3 फलक जो कनेक्टेड हो उनको भी बोला जा सकता है। तो क्वेश्चन के कहने का मतलब कुछ भी हो सकता है, लेकिन तीनों का जो मीनिंग है वो यही है कि एक बिंदु पर, या फिर ऐसे बोले 3 सरफेस आपस में कनेक्टेड है, जैसे ये दीवार और उसके ऊपर 3 दीवार। तो ऐसे आप बात कर सकते हैं, जैसे आपने टॉप लिया, ये दीवार ली, वो दीवार ली, तीनों फलक आपस में कनेक्टेड हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? 3 आसन्न फलक का क्षेत्रफल पी क्यू आर है। इसका आयतन का फॉर्मूला डायरेक्ट होता है, बट आप समझ लीजिए कैसे होता है डायरेक्ट। तो एक फलक में लंबाई इंटू चौड़ाई आएगी, बिल्कुल। एक फलक में एल इंटू बी आएगा, जिसका क्षेत्रफल आप मान सकते हैं आपका पी है। दूसरे में एल इंटू एच आएगा, उसको आप क्यू मान सकते हैं। और तीसरा अपने पास बी इंटू एच आएगा, जिसको आप आर बोल सकते हैं। तो तीनों फलकों के क्षेत्रफल आपको पी क्यू आर आपको दिए गए हैं यहाँ पर, और मुझसे पूछ रहा आयतन क्या होगा। तो देखो आयतन निकालने के लिए इन तीनों को गुणा करते हैं। जी हाँ, तो गुणा करेंगे, एल बी एच यहाँ पर आएगा स्क्वायर की फॉर्म में, ठीक है, बराबर क्या हो गया? पी क्यू आर हमारे पास आ गया गुणा में। तीनों को गुणा किया, क्योंकि एलबीएच को गुणा इसलिए किया क्योंकि मुझे आयतन चाहिए था। और घनाभ का आयतन क्या होता है बच्चों? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है। तो यहां से अगर हम आयतन देखें तो एल बी एच बराबर रूट में पी क्यू आर हो गया। यानी सीधा सीधा फॉर्मूला क्या बना कि आयतन बराबर तीनों आसन्न फलकों के क्षेत्रफल का गुणनफल का क्या हुआ बेटा? ये हुआ आयतन बराबर तीनों फलकों के, तीनों आसन्न फलक जो हैं उनके क्षेत्रफल का गुणनफल का वर्गमूल हमारा जो होता है वो हमारे पास क्या होगा? वो हमारे पास यहां पर आयतन निकल कर आएगा। और वो किस में आएगा? यूनिट क्यूब में आएगा। क्योंकि यूनिट क्यूब क्यों आया बच्चों? क्योंकि यहां पर सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है यूनिट, और ये यूनिट लिखा हुआ है इसलिए यूनिट का क्यूब आयतन है इसलिए। ओके, तो क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर क्या आया बच्चों? डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अब क्या करा है? 46 से 99 तक के बीच अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है। यानी यहां क्वेश्चन में आपको टाइम खराब करेगा और कुछ भी नहीं है इसके अंदर, पर एक छोटा सा दिमाग लगाइए, आप सोच के देखिए कि यहां से 46 से लेकर 99 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्या, क्योंकि ये क्लिक होना चाहिए। अगर हम नंबर निकालने बैठ गए, चलो निकाल भी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बट यहां पर आपको ध्यान रखना है कि नंबर कितने। जैसे सूतक का हम बात करें तो सूतक बेटा है हमारे पास कितने होते हैं? 25 होते हैं। कहां तक? सूतक का मतलब 99 भी ले लोगे तब भी 25 होंगे, 1 से लेकर 99 तक टोटल हमारे पास 25 अभाज्य संख्याएं होती है। और 50 तक अगर हम बात करें तो 50 तक केवल 15 होती है, इसमें 47 लास्ट नंबर होता है। तो ठीक है, अगर हम बात करें 47 तक हमारे पास 15 होती है, यानी इससे पहले 14 होंगी, तो 25 में से 14 गए तो बची 11। तो 11 संख्याएं अभाज्य हैं हमारे पास। तो अभाज्य संख्या कौन सी? 46 के बाद जैसे हम बात करें 47, 47 के बाद अब देखो 50, 51, सम संख्या तो होगी ही नहीं। अब 51 के बाद हम बात करें, 51 नहीं होता, 53, ठीक है, 53 के बाद 57 नहीं होता, 59, 59, ठीक है, उसके बाद हम बात करें 61, फिर उसके बाद हम बात करें 63 नहीं होता, 67 हो सकता है, ठीक है, फिर हम 69 नहीं होगा, 71 होगा, उसके बाद हम बात करें 73 होगा, 79 हो जाएगा, बिल्कुल। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, अभी 3 और बची हैं। अब 80 की लाइन में बात करें तो 81 नहीं होता, 82, 83, 83 होगा बिल्कुल, ठीक है। 83 के बाद 87 नहीं होगा, 89 अगर हम बात करें तो 89 हमारे पास हो सकता है क्या? जी हाँ, 89 हमारे पास हो सकता है या नहीं हो सकता। अब अगर आप देखो 89 अगर देखो डिवाइड जा रहा है क्या किसी से, उसके बाद अगर हम बात करें 89, 91 नहीं हो सकता, 93 नहीं हो सकता, 95 नहीं हो सकता, 97 इकलौता होता है, 99 नहीं होता, 97। अब देखो सभी को अगर देखो तो हमारे पास जो आंसर है चेक करें, आ रहा है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब मुझे इसका औसत निकालना है। तो अगर आप सबसे पहले काम आप संख्या निकालेंगे तो औसत निकालना है, तो क्या करोगे? आप एक नंबर अज्यूम कर लीजिए। क्या कर लीजिए? एक नंबर अज्यूम कर लीजिए। और मैं आपको इसका कई तरीके से, कई बार मैं आपको शॉर्टकट बता चुका हूं इसका। क्या कि जैसे इनको देख के मान ले 70 मान लेते हैं, तो 70 से बेटा कितना कम है? ये 70 से 23 कम है। ये 70 से कितना कम है बेटा? 17 कम है। ये 70 से यहाँ पर हम देखिए 11 कम है। ये 70 से 9 कम है। ये 70 से 3 कम है। ये 70 से 1 ज़्यादा है, ठीक है। ये 70 से 3 ज़्यादा है, तो ये लो 3 से 3 कट गया है। ये 70 से 9 ज़्यादा है, ये 9 से 9 कट गया है, ठीक है। ये 70 से 13 ज़्यादा है, ठीक है। तो 13 को अगर हम देखेंगे, चलो बाद में देखेंगे। ये 70 से 19 ज़्यादा है बच्चों, और ये 70 से 27 ज़्यादा है, ठीक है। अब देखो 27 से 23 गया तो बचा 4 अपने पास। और अगर हम देखें 19 से ये गया तो कितने बचा बेटा? 2 हमारे पास बचा। ये 13 से गया तो 2 बचा हमारे पास, 2 अभी टोटल प्लस में बच गया। तो 4 और 4 8 9 हमारे पास हो गया। तो औसत क्या हुआ? 70 तो हमने माना था वो, और 9/11 आपको सॉल्व करना है। चेक करिए, देखो इसका आंसर 70 पॉइंट वाला है क्या? तो ऑप्शन डी हमारे पास राइट आंसर होगा। तो 70 प्लस 9 में भाग लगाया तो 0.8 बार जाएगा, 88 हो गया। 88 का मतलब 2 बचेगा, लगभग 1 बार जाएगा।
क्योंकि 20 बचेगा तो बिल्कुल ये आएगा आंसर 70.81 यानी 82 वाला आंसर होगा। तो ये जो बच्चों कैलकुलेशन के तरीके हैं ना, यही आपको प्रैक्टिस में लाने हैं और इसी से आप अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं, वरना आपको दिक्कत डेफिनेटली हो सकती है एग्जाम में। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, ये हमारे पास पाई चार्ट के ऊपर है और ऐसा क्वेश्चन हमारे एक इससे पहले अगर हम बात करें शिफ्ट में भी आ चुका है, पर यहाँ पर पूछा कुछ और है, उसको देख लेते हैं क्या पूछ रहा है कि बीबीए में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए कौन डिग्री माप में कितनी है। बीबीए के लिए 8% है और आपसे डिग्री में पूछ रहा है बच्चों, क्या बोल रहा है, डिग्री माप। तो आपको पता है कि जो 8% है ना भाई, 8% किसका, 360 डिग्री का हमारे पास होगा, ठीक है, और परसेंटेज हटाया तो नीचे 100 आएगा। चलिए इसको हटा दीजिए आप एक बार, चलो पूरा लिख देता हूँ, 360 गुणा 8 बटा 100, सॉल्व कर लेते हैं। एक जीरो कटनी थी, कट गई, 8 छः 48, कैरी 4, 8 तीन 24 और 4 28, तो 28.8 डिग्री इसका राइट आंसर यानी ऑप्शन डी। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या हो गया बच्चों, डी इसका करेक्ट जवाब निकल कर आ गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारी शिफ्ट में पूछा गया, सरल करना है आपको, ब्रैकेट बना के दे रखे हैं। चलिए 15 डिवाइड बाय 3, इसका मतलब 5 लिख देता हूं मैं, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, डिवाइड बाय 5 अपने पास फिर आ गया, प्लस अगर हम बात करें 18 में डिवाइड किया 9 का तो 2 आ गया, गुणा 3 हमारे पास है, प्लस 24/6 यानी 4 हमारे पास आ गया, गुणा 5/4 एज इट इज लिख दिया, जो कटेगा नहीं, ये 4 यहाँ कट जाएगा, तो ये हो गया 1, ये हो गया हमारे पास 6 और ये हो गया 5। तो देखो इस तरह से कुल मिला के क्या हुआ 12 यानी ऑप्शन बी। तो क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन बी इसका सरलतम रूप निकल कर आ गया है। चलिए आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। चलिए फिर टेबल के ऊपर क्वेश्चन है, नीचे दी गई तालिका में वर्ष 2022 में जनवरी से जून तक 5 अलग अलग कंपनियों द्वारा ट्रांसफार्मर के उत्पादन को दर्शाया गया है। जनवरी से जून के महीने तक क्यू और आर कंपनियों के कुल उत्पादन के बीच का अंतर आपसे पूछ रहा है। चलिए जनवरी से लेकर जून तक यानी 6 महीने आपको बोले गए हैं, और क्यू और आर यानी क्यू और आर इन सबको जोड़कर आपको किसका भाग लगाना है बेटा, मतलब भाग के अंतर निकालना है। तो इन सबका टोटल निकाल लेते हैं हम लोग। टोटल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, जी बिल्कुल, तो जोड़ लेते हैं। तो अगर आप चाहो तो देखो आपको पता है कि ये ज़्यादा है और ये कम दिख रहा है, तो एक काम करते हैं डायरेक्ट घटाते हैं। 77 में से को गया तो 37 बचा हमारे पास, ये इसमें गया तो माइनस, जो अगर मान लो ये बड़ा बचा तो माइनस कर देंगे उसको। ये अपने पास कितना हुआ बेटा, ये अपने पास हुआ 57, इसको घटाया तो 25, इसको घटाया तो 39, इसको घटाया तो अपने पास बचा 52, इसको घटाया तो बचा अपने पास 50। बस अंतर निकालना है। तो देखो 7 और 7 14, 14 और 5, 14 और 5 19, 19 और 19 28, 19 और 9 28 और 2 28 और 30। चलिए का एक जीरो होना चाहिए, दो ऑप्शन है, कैरी 3, 3 और 3 6, 6 और 5 11 और 2 13, 13 और 3 16, 16 और 10 26। चलिए तो ये आ गया डिफरेंस 260। बाकी कुछ बच्चे क्या करेंगे इसके अंदर, ये करेंगे कि पहले इन सबको जोड़ेंगे, इन सबको जोड़ेंगे और फिर माइनस करेंगे। बात एक ही है, आपने पहले माइनस कर लिया फिर जोड़ लिया, बट ये मेहनत अपनी अपनी कैलकुलेशन, छोटे बड़े के रूप में आपकी अपनी भी कैलकुलेशन स्पीड आपकी अलग अलग होनी चाहिए, उस पर डिपेंड करेगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, और ये देखो समय काम तो आपको हर चैप्टर में पूछा गया, यानी कहने का मतलब आपको अगले पेपर की तैयारी करनी है, तो बच्चों यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि आपको हमेशा ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि कैसे कैसे क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं। पी क्यू आर एक काम को क्रमशः 6 12 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। पी अकेले पहले चौथे सातवें दिन काम करना शुरू करता है, अच्छा काम करना शुरू करता है। क्यू अकेले दूसरे पांचवें और आठवें दिन काम, क्यू अकेला देखो पहला हाँ दूसरे के बाद पांचवें दिन, ठीक है, फिर वो तीसरे छठे नौवें दिन होगा, ठीक है। यह पैटर्न काम पूरा होने तक जारी रहता है, और काम पूरे कितने दिनों में होगा, एकांतर क्रम का क्वेश्चन है, यानी लिखना कुछ और था लेकिन लिखा उसने डिटेल में जाकर पूरा पूरा। तो पी काम करता है बेटा 6 दिन में, क्यू काम करता है 12 दिन में, आर काम करता है 15 दिन में। एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आएगा बेटा, एलसीएम आएगा 60, और 60 के हिसाब से बेटा 10 काम ये करेगा, 10 यूनिट काम इसका करेगा, 5 काम ये करेगा और 4 काम ये करेगा। मैंने गोले बना के यूनिट इस बार मैंने यहां लिख दी, चलो, और बाकी आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, यहां पे लिख दो 10 यूनिट, 5 यूनिट और 4 यूनिट। उसके बाद क्या कह रहा है, पूरा काम होने तक कितने समय लगा, देखो पहले दिन कौन आया, पहले दिन पी आया, पी ने कितना काम किया बेटा 10। दूसरे दिन कौन आया, दूसरे दिन आया क्यू, कितना काम किया 5। तीसरे दिन कौन आया, तीसरे दिन आया आर, ये लिखा हुआ है, और उसने कितना काम किया 4। फिर चौथे दिन कौन आया दोबारा, चौथे दिन पे आया पी। पांचवें दिन कौन आएगा, पांचवें दिन आएगा क्यू, और छठे दिन कौन आएगा, छठे दिन आएगा फिर से आर। तो वही 10 5 और 4। तो हर 3 दिन का काम क्या है बच्चों, समान है, जी हाँ। तो इसको मैंने एक साइकिल नाम दिया, 3 दिन हमारे पास हो गए, और काम हुआ 10 5 15 और 4 19 काम हुआ।
अब आपको करना क्या है वो सुनो। अब मुझे करना ये है कि मुझे काम करना है 60, तो 19 काम एक बार में कर पा रहा हूँ, तो 60 काम करना है, तो नियर बाय चलते हैं। तो 3 साइकिल आपको चलानी पड़ेगी, जी हाँ 3 साइकिल चलानी पड़ेगी। और एक साइकिल में अगर 3 दिन है तो 3 साइकिल में 9 दिन हमारे पास हो जाएंगे। और 19 से 57, बिल्कुल 57 काम पूरा हो जाएगा। काम करना कितना है आप बताइए। सर काम करना है 60, 60 में 57 हो चुका है, तो बचा बच्चों 3 काम है। और ये 3 काम कौन करेगा, अगले दिन वापस से पी आएगा, और पी यहाँ पर कितना काम कर सकता है 10, तो इसका मतलब 9 के बाद 3/10 दिन और लगेंगे। तो आंसर आ गया 3 सही 9/10 दिन, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट जवाब है। तो इसको ढंग से करने के लिए आप ये जितने भी लेक्चर्स में डाल रहा हूँ सभी को पूरा पूरा पढ़ के देखिए, डेफिनेटली आपको पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चंस को आप फास्ट तरीके से कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, आपको लिखा हुआ ए अनुपात बी का मान और बी अनुपात सी का मान दे रखा है, तो एबीसी का मान ज्ञात करो। तो बेटा 3:2 है क्या, ये 3:2 है, ये 3:2 नहीं है, ये 3:2 नहीं है, ये 3:2 नहीं है, यानी आंसर सिर्फ ए ही ऑप्शन होगा। चलो ऑप्शन से ही हो गया, बट इसको करने का तरीका देखो, ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है मुझे। इसका मान 3:2 आपको दे रखा है, इसका मान 5:4 आपको दे रखा है। चलो 5 को इससे गुणा करो, 5 तिया 15, 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8, तो ये हो गया 15, 10 और 8। पर कभी कभी ऑर्डर चेंज करके पूछ लेता है, तो ऑर्डर का जरूर ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन सातवें में क्या है, ए इसका करेक्ट जवाब निकल कर आ गया। चलिए 8 की बात करें। एक व्यक्ति की आय पहले 25% बढ़ती है, ठीक है, और उसके फिर 25% की कमी की जाती है। नई आय मूल आय का कितना परसेंट है आपसे पूछ रहा है। चलो यहाँ थोड़ा सा आपको लॉजिकली समझ सकते हैं। देखो अगर हम बात करें कि हमारी शुरू की आय, जैसे अगर हम बात करें 25% की वृद्धि हो रही है ना, इस हिसाब से हम बात करेंगे, ठीक है। फिर 25% कम भी करना है। वैसे आपको पता होना चाहिए कि जब 25% 2 बार होता है, जैसे इनिशियल 100 मान लिया, 25% 2 बार होता है तो सीधा 6.25% कमी होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। पहले 25% बढ़ा ना, तो 125/100 लिख दो, फिर 25% कमी तो 75/100 लिख दो, बस ये हमारी नई आय आ जाएगी, ठीक है। अब आप देखो ये 100 से 100 कट चुका है, 25 से काटा 5 और ये 4, तो 375/4 हमारे पास हो चुका है। तो अगर हम नई आय की बात करें, नई आय और मूल आय की अगर हम बात कर रहे हैं, बेटा नई आय अपने पास है 375/4, पुरान मूल आय अपने पास 100 थी, तो रेशो निकालो 375 रेशो 400, 25 से काटा 25 एकम 25, ठीक है, 25 5 125, 25 से काटा 25 एकम 25, 25 का 150, ओके 15:16। अब क्या पूछा, नई आय जो है वो मूल आय का कितना परसेंट है, का कितना परसेंट है, तो बेटा 15 आउट ऑफ 16 गुणा 100, ठीक है। और यहाँ पर इसको हमें सॉल्व करना है, तो अब आप पॉइंटों में निकाल सकते हो 6.25%। देखो मैंने आपको जो बोला 6.25%, उससे भी निकाल सकते हो। 4 से काटा 25/4, वो 375/4, घूम फिर के वहीं आ गए वापस। तो 93 से 3/4%, डी इसका राइट आंसर है। तो एक तरीका तो ये था। सेकंड तरीका ये है कि इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। कुल परिवर्तन कितना आएगा, जब दोनों चेंज सेम हो तो डायरेक्टली 25 का स्क्वायर बटा 100, यानी 6.25% कमी आएगी। यानी अगर हम बात करें मूल आय अगर हमारे पास 100 होती, तो नई आय 100 में से 6.25 घटाओ, इसको हम 6 से 1/4 भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो 93 से 3/4% बचेगा, ठीक है। अगर 100% है तो ये, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट जवाब है। तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो मतलब जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन को डिटेल में जाकर करने की, जहां जहां क्वेश्चन आप देख सकते हैं वहां समझ सकते हैं, वहां डायरेक्टली भी कर सकते हैं। 8% वार्षिक दर से निवेश की गई धनराशि 1.5 वर्षों में अर्धवार्षिक, ठीक है, ये अर्धवार्षिक है, रूप से संयोजित होकर 17,576 रुपये हो जाएगी। पूछ रहा है कितनी धनराशि, आपसे पूछ रहा है, मूलधन गायब है। तो बेटा अगर हाफ ईयरली की बात चल रही है, तो हाफ ईयरली रेट क्या हो गई बेटा, 8% है, तो हाफ ईयरली में रेट हो जाएगी 4%, क्योंकि रेट वार्षिक थी इसलिए हाफ ईयरली में आधी कर ली। एन का मान 1.5 वर्ष है, तो 1.5 को सीधा आप 2 से गुणा करिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 से गुणा कर डायरेक्ट 3 हो गया। अब बताइए आप मुझे
कि रेट 4% है और आपको समय कितना दे रखा है, समय आपके पास यहाँ पर 3 है इसके हिसाब से, तो आपको मूलधन और मिश्रधन आपको दे रखा है ना। तो पहले हम अपन इसके हिसाब से करते हैं। तो अगर हम देखें यहाँ देखो देखो यहाँ आपका मिश्रधन दे रखा है, मूलधन आपका मिसिंग है, ठीक है। अब इसको कैसे करोगे, इसको देखो करने के कई तरीके हैं अपने पास। जैसे अगर हम सबसे पहले अगर बात करें तो बेटा यहाँ पर देखो 4% का मतलब जो होता है ना वो 1/25 होता है। इसका मतलब है कि 25 रुपए जो है वो एक वर्ष बाद 26 हो जाएंगे। और 3 की बात करें तो 3 का क्यूब हो जाएगा, मतलब इनका क्यूब हो जाएगा। तो इसका क्यूब आपको पता ही 15,625 होता है, अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं। इसका क्यूब की बात करें तो इसका क्यूब आपको पता है कि 26 का क्यूब नहीं पता होगा 17,000, ठीक है, 716 के कुछ आसपास होता है। बट गलती ना करो इसलिए मैं आपको बता दूं, तो यहाँ पर देखो 26 की पावर 3 मिश्रधन आपको दे रखा है, तो यहाँ पर 17,576 जो है बेटा वो 26 की पावर 3 के बराबर है, यानी 26 गुणा 26 के बराबर है। और आपसे पूछ रहा है मूलधन, यानी 25 गुणा 25 गुणा 25, ठीक है। ये वैसे इसका क्यूब भी हो सकता है पूरा पूरा, इकाई अंक से पता चल रहा है, लेकिन आप पूरा करके देखिए, ठीक है। 17,000 के आसपास होता है, ठीक है। 576 है कि नहीं चेक कर लेते हैं। तो 13 से काटा, 13 दूनी 26, 13 एकम 13, कितना बचा 4, 45 हो गया, 13 तीन 39 हो गया, 67 13 5 65, 13 दूनी 26, 13 से काटा 2 बार, 13 एकम 13, 104 हमारे पास हो गया, 13 अट्ठे, चलिए तो आंसर वही है 15,625। तो बिल्कुल इसका मतलब 26 का जो क्यूब होता है बच्चों वो हो गया कितना, 17,576। तो यहाँ पर आंसर आया ऑप्शन ए 15,625, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब था। तो ऐसे अगर क्यूब याद नहीं है तो कंफ्यूज नहीं होना, इकाई अंक को देख के भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 एलिगेशन का क्वेश्चन तो आपको हर शिफ्ट में देखने को मिल रहा है। 34 रुपये प्रति किलोग्राम वाले गेहूं को 26 रुपये प्रति किलोग्राम वाले गेहूं के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण को 36 रुपये प्रति किलोग्राम के मूल्य पर बेचने पर 20% का लाभ हो। तो मिश्रण का क्रय मूल्य निकालो। मिश्रण का सीपी क्या होगा बच्चों, 36/120 गुणा 100। कॉस्ट निकाल लेते हैं, कॉस्ट आया 30 रुपये, क्योंकि यहां पर देखो ये 36 रुपये जो है ना ये सेलिंग प्राइस है। मैं क्यों निकाल रहा हूँ कॉस्ट, मैंने पहले के लेक्चरों में बताया आपको, क्योंकि बेटा आपके पास दोनों का मूल्य अलग अलग है, ओवरऑल मूल्य आपको निकालना था, बस वो निकाल लिया। तो ये हो गया 4 और ये हो गया 6, तो 6:4 यानी 3:2 में। और यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है कि 34 वाला जो है 3:2 ऑप्शन में नहीं है, 2:3 है। 34 रुपये प्रति किलोग्राम गेहूं को 26 रुपये प्रति किलोग्राम गेहूं के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण को 36 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचने पर आपको 20% का लाभ हो। तो इसका मतलब जो इसका आंसर है बेटा 3:2 है इसका आंसर, ठीक है। शायद, या तो ये आंसर ऑप्शन गलत लिख दिया होगा, क्या आंसर है 3:2, यानी 10वें क्वेश्चन में क्या आया बच्चों, सी इसका करेक्ट जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें। सोनम 5 घंटे में 230 किलोमीटर की दूरी तय करती है, वह 9 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। चाल निकाल लो। तो दूरी पूछ रहा है, दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुणा समय, ठीक है। अब सोनम की चाल कितनी, 230 किलोमीटर जो है बेटा 5 घंटे में तय किया, और अब कितने घंटे में, 9 घंटे में तय करवाना है आपको। 5 से काटा, 5 चौक 20, 5 छः के 30, इसको गुणा करिए, इकाई अंक 4 आना चाहिए, इकाई अंक 4 4 सब में ही है, 9 छः की 54, कैरी 5, 36 और 5 41 किलोमीटर, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या आया बच्चों, डी इसका करेक्ट जवाब है। तो ऐसे देखो मैं आपको बता रहा हूँ, मजा मतलब दिक्कत कहीं की वाली बात नहीं है। ये क्वेश्चन देखो फिर आ गया आपके सामने, ए अनुपात बी बराबर 1/3 अनुपात 1/4 1/5 आपको लिखा है, सरल कर लो इनको पहले तो। 1/बी बराबर 1/3/1/5, यानी आ गया 5:3। देन बी अनुपात सी बराबर 1/7 1/8 8:7, ठीक है। और लास्ट में सी अनुपात डी आपको दे रखा है कितना, 1/10 1/21, तो 21 अनुपात 10 इसको बोल सकते हैं, ओके। अब आपको एबीसीडी का मान पूछ रहा है, तो कैसे करेंगे बच्चों, एबीसीडी के मान को निकालना है तो 8 से गुणा कर लीजिए, ऑप्शन के अनुसार चलाइए। देखो बी यहाँ पर दोनों में सेम है,
तो 8 से गुणा करो, तो फाइनली A अनुपात B अनुपात C अनुपात D, तो इसको 8 से गुणा किया, 8 पंजे 40, 8 तिया 24, 3 सत्ते 21, 21 ये ऑलरेडी आ गया, 21 और 10 यहाँ पर है ही, तो आंसर कौन सा हो गया बेटा? ऑप्शन ए। तो 12 में आया ए इसका करेक्ट जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। 2 वर्षों में 24,000 रुपए पर देय धनराशि क्या होगी जब क्रमिक वर्षों में साधारण ब्याज की दर क्रमशः 4% और 5% वार्षिक है। यहाँ पर ध्यान रखना धनराशि क्या होगी, मिश्रधन पूछ रहा है आपसे, तो 2 वर्षों का ब्याज अलग अलग मिलेगा, तो एक वर्ष में 4% मिलेगा, एक वर्ष में 5%, टोटल 9% ब्याज मिलना चाहिए आई थिंक। तो 24,000 रुपए पर सीधा 9% ब्याज निकाल लो 1 साल का। अब बोलोगे 1 साल का क्यों निकाला? अरे 2 साल में मिलेगा वो ब्याज। 0 9 चौक 36, ठीक है, ये आ गया। तो कुल मिश्रधन कितना हो गया बेटा? कुल मिश्रधन हो गया 24,000। अब कई लोग इस पर CI लगा देंगे, बिल्कुल कई लोग इस पर CI लगा देंगे, पर CI लगेगा ही नहीं इसके अंदर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टुकड़ों में ब्याज मिलेगा, तो पहले साल में 4% ब्याज मिलेगा 1 साल का, अगले साल में 5%। तो 13वें क्वेश्चन में क्या आंसर आया? ए इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, पुलिस और चोर का, तो ये क्वेश्चन भी कंटिन्यू पूछा जा रहा है। एक पुलिसकर्मी 98 मीटर की दूरी से एक चोर को देखता है, चोर भागने लगता है, पुलिसकर्मी उसका पीछा करता है। डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में? 98 मीटर। चोर और पुलिसकर्मी की चाल आपको दे रखी है 118.8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्या बोल रहा है? तो मुझसे बोल रहा है क्या बोल रहा है? मुझसे बोल पुलिसकर्मी और चोर को पकड़ने में कितना समय लगेगा? तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा सापेक्ष काल। भाई एक ही दिशा में भाग रहे हैं ना, तो दूरी अपॉन सापेक्ष काल। तो दूरी कितनी है बेटा? 98 मीटर। सापेक्ष काल कितनी है? 118.8 माइनस 90 गुणा 5/18, तो 18 कहाँ चला गया? ऊपर। 98 गुणा 18, 28.8 गुणा 5, ठीक है। करो सॉल्व इसको, पौने डालो, ऊपर 10, 18 कम 18, 18 108, ओके। और ये 98 है ही, 96 भी नहीं है, पॉइंटों में जाएगा क्या? 5 से कट गया 2 बार, 2 से कट गया 8 बार, और काट लो इसको, 4 से कटा 2 से कटा सॉरी 2 से कटा 4 बार, 49, तो 49/4, तो फाइनली आंसर कितना आएगा? 49/4, यानी 12 से ही 1/4 सेकेंड है क्या? ऑप्शन डी है। तो बताइए, कहानी बहुत इजी है, बस कैलकुलेशन अच्छे से करनी है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 19, 36 और 54 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेषफल बचता हो। 4 शेषफल तब बचता है जब 4 ज्यादा होता है। आप ऑप्शन पे जाइए, ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करिए? ऑप्शन पे जाइए और चेक करके देखिए किस नंबर में भाग लाने पर 4 शेषफल बच रहा है। बस यही करिएगा, तभी आपको सीखने को मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। तो वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 19, 36 और 54, यानी तीनों का एलसीएम निकाल लेते हैं हम लोग पहले। तो तरीका तो उसका ये होता है, 19 पे क्या है हमारे पास? प्राइम नंबर है, तो इसको तो ऐसा कैसा लिखेंगे हम लोग। 36 की बात करें तो 36 और 54 का निकाल सकते हैं हम लोग वैसे चाहें तो, पर 36 दोनों में देखो 18 कॉमन है, तो 18 × 2 यहाँ पर आ गया। ये तरीका होता है शॉर्टकट, क्योंकि इसमें तो कुछ कॉमन मिलेगा नहीं। तो 18 × 54, तो अगर हम देखें तो एलसीएम क्या आएगा बच्चों? देखो 18 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा और 19 भी आएगा। करो, 36 से 108 गुणा 19, 19 से 152, तो 20, 52 हो गया हमारे पास। तो फाइनली जो संख्या निकालनी है उसमें अभिष्ट संख्या जो आएगी बेटा, उसमें कितना शेषफल बच रहा है? उसमें 4 शेषफल बच रहा है, तो 2052 + 4, 2056, ऑप्शन बी। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या आया बच्चों? बी इसका करेक्ट जवाब आ गया। चलो 16 देखते हैं। चलिए इंग्लिश में क्वेश्चन आया है ये वाला, देखते हैं इंग्लिश में क्या है। इन अप्रैल मिस्टर खान ऑब्जर्व डेट his balance in his bank account is 5600 for the first 24 days, okay, and 12,000 for the next 2 days and 37,500 in the last 4 days of the month। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पर क्या बोल रहा है, बताओ what is his daily average balance for April, आपसे पूछ रहा है। ठीक है, आपसे बोल रहा है अप्रैल में ऐसा हुआ। तो देखो अप्रैल में क्या हुआ, पहले 24 दिनों में उसका बैलेंस क्या था बेटा?
एवरेज बैलेंस जो था वो था 5600 रुपये। तो जब डेज में 24 डेज में 5600 रुपये हमारे पास बैलेंस था, अगले 2 दिन में कितना था बेटा, फॉर द नेक्स्ट 2 डेज ये था 12,000, और उसके बाद फॉर द लास्ट 4 डेज वो था 37,500। तो टोटल 30 दिन हो गए हमारे पास। अब मुझे कैसे करना है इसको आसान, देखो पहला तरीका तो ये है कि गुणा करने बैठ जाऊं, तीनों को गुणा करके जोड़ लूं और जोड़ के 30 का भाग लगा दूं, ठीक है। और अपने को एक तरीका तो वो है, सेकंड तरीका ये है कि पहले इसको काट के छोटा कर दो। तो ये हो गया 12, ये हो गया 1 और ये हो गया 2, कट गए, 2 से कट गए, है ना, बात वही है। और इन तीनों में एक एवरेज नंबर मान लो, एवरेज नंबर इसके हिसाब से मान लेते हैं जिसके नज़दीक है। जैसे कि हम मान लेते हैं 10,000 मान लेते हैं, ठीक है। तो एवरेज 10,000 तो हमारे पास है ही, प्लस अब 10,000 से ये कितना कम है, तो ये 4400 कम है, तो 4400 इंटू 12, ठीक है। या फिर एक काम करते हैं 10 की जगह 12 ही मान लेते हैं। क्यों मान लेते हैं, क्योंकि एक नंबर का कैलकुलेशन करना ही नहीं पड़ेगा आपको, इसका करना नहीं पड़ेगा। तो ये अगर देखें तो ये हमारे पास 6400 रुपये कम है, तो माइनस का 6400 गुणा 12, ये 12,000 से ज़्यादा है बिल्कुल, 25,500 ज़्यादा है, तो 25,500 गुणा 2, बटेगा कितने में, बटेगा पूरे 15 में, क्योंकि अब की बार देश 15 ही बचे हमारे पास। ओके, चलिए, तो 12,000 का 12,000 है हमारे पास, चलो डबल जीरो, 12 चौक 48, कैरी 4, 72 और 4 76, प्लस गुणा करो 51,000 हमारे पास ये हो गया, यानी वैल्यू 12,000 से कम होगी, तो यानी आंसर 10,000 वाली रेंज में आएगा। तो 12,000 माइनस इसको घटाओगे तो ये माइनस करने पे कितना है बेटा, 76 में से अगर 51 गया तो 2 और 5, 25,800 बचा, सही है क्या। तो 12,000 माइनस डिवाइड जाएगा क्या, 8 7 15, ठीक है, 5 का भी जा रहा है, 15 एकम 15, 10 बचा, 15 7 105, 15 दूनी 30, ये आएगा ना, बिल्कुल देखो एक बार, 15 एकम 15, 10 बचा, 15 7 105, 3 बचा, 15 दूनी 30, जीरो। चलिए आंसर निकाल लीजिए, तो 720 घटाओगे तो 280 लास्ट में बचेगा, और ये हो गया 10,280, यानी ऑप्शन ए 16 में। तो ये कैलकुलेशन आप कर सकते, इजी कर सकते थे, तो पेशेंस रख के करिए, आंसर आ जाएंगे। 17, कविता ने एक मेज उसके क्रय मूल्य पर, उसके उसके मूल मूल्य पर 30% की छूट देकर, छूट पर खरीदी, यानी जो भी इसका मूल्य है उस पर 30% छूट देकर खरीदी। उसने इसे खरीदे गए मूल्य पर 48% की वृद्धि के साथ बेच दिया, खरीदे गए मूल्य पर 48% की वृद्धि के साथ बेच दिया। नए बिक्री मूल्य और मूल मूल्य के बीच प्रतिशत अंतर कितना है, साथ ही यदि मूल मूल्य 8,000 रुपये है तो कविता के लाभ के रूप में कितनी अतिरिक्त राशि धनराशि प्राप्त हुई, आपसे पूछ रहा है। करके देखें एक बार क्या बोल रहा है, ठीक है। दो बातें पूछ रहा है, एक तो बिक्री मूल्य और मूल्य मूल्य के बीच के आपसे पूछ रहा है अंतर कितना है। तो फिर सबसे पहले देखो दो चीजें हैं, आपको दे किस रखा, मूल मूल्य दे रखा है, आप चाहें तो 100 मान के भी कर सकते हैं। कैसे, देखो सबसे पहले मैं पहले 100 मान के करता हूं, मूल मूल्य मैंने माना 100 रुपए, तो उसने खरीदा कितने में, खरीदा 30% कम 70 में, और इसने जब बेचा तो उसने बेचा किसमें, खरीदे गए मूल्य का 48% वृद्धि के साथ, तो 70 गुणा 148%, 7×2 56, कैरी 5, 7 चौक 28, 28 और 5 33, कैरी 3, 7 और 3 10, तो 103.6, ठीक है। अब पहले देखो सेंटेंस क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है नए बिक्री मूल्य, ये 103.6 और मूल बिक्री के बीच का प्रतिशत अंतर पूछ रहा है, तो 3.6% का अंतर दिख रहा है क्या, जी हाँ, ऑप्शन फर्स्ट ही है हमारे पास। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि यदि साथ ही यदि मूल मूल्य 8,000 रुपये है तो बताओ लाभ के रूप में अतिरिक्त कितनी धनराशि प्राप्त हुई है, लाभ के रूप में। तो यहां पर आपको पता है, देखो अगर हम लाभ की बात करें तो 8,000 रुपये पर मुझे लाभ हुआ है कितना, 3.6%। चलिए पॉइंट आया, नीचे एक जीरो लग गई, ठीक है, 3 जीरो कट गई, 8 सिंह 48, कैरी 4, 24 और 4 28, यानी ये प्रॉफिट हो गया हमारे पास, तो आंसर आ गया ऑप्शन ए। तो 17 में क्या आया बच्चों, ए इसका
करेक्ट जवाब है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को भी कर सकते थे। यानी आप चाहें तो देखो पहले 8,000 मान के भी कर सकते हैं कि 8,000 का पहले 70%, लेकिन उससे क्या है कि कैलकुलेशन शुरू में ही टिपिकल हो जाएगी, टाइम खराब करना करें। तो जहां तक आपको बोला जाए वहीं तक आप इसको आसानी से करें। असलम एक काम को 20 दिनों में और बसी 30 दिनों में कर सकता है। चलिए, यदि वे एक साथ इसकर 5 दिनों तक काम करते हैं तो शेष कार्य का अंश रह गया। तो बेटा असलम को मैंने ए नाम दिखा, ए का मतलब 20 और बसी जो है वो अपने 30 दिनों में। एल्शियम 60, 60 का मतलब 3 और 2 हमारे पास है। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि वे एक साथ मिलकर 5 दिनों तक काम करते हैं। तो 5 डेज वर्क, 5 गुना 5 25 काम किया। अब रिमेनिंग वर्क, तो रिमेनिंग बचा 60 माइनस 25, 35 का वर्क रिमेनिंग है, अंश में पूछ रहा है। तो 35 आउट ऑफ 60, तो 7/12 काम रह गया 18वें में। तो डी इसका बिल्कुल करेक्ट सॉल्यूशन हो गया। 19 की बात करें, देखिए 19 क्या है। तो 19 है 3 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को पिघलाकर प्रत्येक 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में बनाए जाते हैं। ऐसे घनों की संख्या बताइए। सीधा सा कॉन्सेप्ट है इसका। संख्या आपसे जब भी पूछे ऐसे घन पिघलाए जाएं तो बड़े आयतन में छोटे आयतन का भाग लगाओ। बड़ा आयतन क्या है? बड़े आयतन का घन का आयतन क्या है? भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा। छोटे घन का आयतन 1 गुणा 1 गुणा 1। तो संख्या कितनी आ गई बेटा? 27, यानी 19 में आया। ए इसका करेक्ट जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें। एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 186 और 206 है। चलिए, तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकालना है। तो 186 अनुपात 206 काट सकते हैं इसको, बिल्कुल काट लीजिए। ये 2 से काटा 93 और 2 से काटा 103। तो मुझसे प्रॉफिट पूछ रहा है परसेंटेज में। तो बेटा 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ 93 पर, गुणा 100। तो 1000 बटा 93, 90 का 3 का भाग लगाया एक बार, 7 बचेगा 70, तो 0 आएगा। तो 70/93। तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या आंसर आया बेटा अपने पास? 10 से 70/93। और ये कटेगा नहीं, इसलिए छोड़ देते हैं इसको अपन आगे। तो ये देखो कितने मैंने मतलब एक एक चीज का एक एक सॉल्यूशन जो है डिस्क्रिप्टिव वे में आपको बता दिया, आसान तरीके से मैंने आपको बताया। कोशिश ये रही है कि गलत मतलब कॉन्सेप्ट नहीं सिखाया जाए, चीजें सरल तरीके से सिखाई जाए। और उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा ये चैनल है जो पसंद आ रहा होगा। और आप जब भी किसी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमेशा पुराना वीडियो जरूर देखें, जिससे आपको एक आइडिया लग जाए कि किस तरह के क्वेश्चंस और सॉल्यूशन आपको मतलब एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आए, उनके सॉल्यूशन क्या क्या हो सकते थे। और एसएससी के क्वेश्चन है तो डेफिनेटली आने वाले एग्जाम्स, चाहे दिल्ली पुलिस हो चाहे और एग्जाम्स की बात करें, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके सॉल्यूशन के लिए आप हमारी जो टेलीग्राम है उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। चलिए मैं आप लोगों से विदा चाहूंगा अभी। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।